अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास मैं पाकिस्तान स्टडीज़ की टीचर मिस मरियम। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और वो है दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात बयान करें। दस्तूर पाकिस्तान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, ये हमें बुक के पेज नंबर 21 पे मिलेगा। जी, हम पेज नंबर 21 पर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ दस्तूर पाकिस्तान को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि 1973 का आइन जो है वो अब तक हमारे मुल्क पर उसी को चलाया जा रहा है, यानी हमारा जो निज़ाम इस वक्त राइज है वो 1973 के ही अकॉर्डिंग चल रहा है। इससे पहले पाकिस्तान बनने से लेकर 1973 तक दो आइन पहले भी बने थे। एक 1956 का आइन था और दूसरा 1962 का आइन था। उसको वक्त और ज़रूरत के हिसाब से चेंज करके पहले 56 का आइन बना तो उसको 62 में चेंज कर दिया गया और एक नया आइन बना जो 62 का आइन कहलाया। उसके बाद जब 73 का ये वाला आइन बना तो 62 का आइन जो है उसको ख़त्म कर दिया गया, लेकिन 73 का आइन बनाया इस तरह से बनाया गया कि इसको वक्त और ज़रूरत के तहत इसमें तब्दीली तो लाई जाएगी, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर बदला नहीं जाएगा। तो आज भी हमारे मुल्क पर जो निज़ाम हुकूमत राइज है वो 1973 के कवानीन के मुताबिक है और वो तमाम कवानीन जो हैं वो दस्तूर पाकिस्तान में मेंशन किए गए हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 में। अब हम इसका तारुफ पहले पढ़ेंगे। इसका जो फर्स्ट पैरा है वो है इसका तारुफ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दस्तूर पाकिस्तान की तैयारी के लिए तमाम बड़ी सियासी जमातों का ताउन हासिल करते हुए 25 अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये एक MCQ है कि 1973 का आइन बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी यानी कुछ लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक छोटा सा जो है वो एक अदारा सा बनाया गया, कमेटी बनाई गई जिसमें कुछ अफराद शामिल थे और उन अफराद की तादाद कितनी थी? 25 थी। यही इस MCQ का राइट आंसर है। इस कमेटी ने दस्तूर की तैयारी के अमल को आगे बढ़ाया। दस्तूर की तैयारी में खसूसी तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ यानी एक तो जमात जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वो तो हुकूमत पर थी ही, लेकिन हुकूमत पर आने वाली एक जमात के अलावा दूसरी जमात जो इसकी अपोजिट जमात होती है उसको हिज़्ब इख्तिलाफ या अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। तो दस्तूर की तैयारी में खसूसी तौर पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ थे उनकी सोच और तजावीज़ को भी जगह दी गई। दस्तूरी कमेटी की रिपोर्ट पर असम्बली में बहस मुबाहिसा हुआ। रिपोर्ट यानी कि उन्होंने दस्तूर बनाने के लिए उन लोगों ने जो रिपोर्ट एक तैयार की उसको असम्बली में पेश किया गया और उसके ऊपर काफ़ी आर्गूमेंट्स भी हुए, जिसकी रोशनी में चंद मज़ीद तजावीज़ उसमें शामिल की गई। इस तरह दस्तूर साजी का काम मुकम्मल हो गया। यहाँ जो डेट आप लोग देख रहे हैं इसको अपने MCQ के लिए तैयार करना है। ये है 14 अगस्त 1973 से इसे बाकायदा तौर पर नाफिज कर दिया गया, यानी जो कवानीन बनाए उनको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन इससे पहले जब ये कानून मंजूर हुआ था, यानी ये दस्तूर मंजूर हुआ था, तो वो 10 अप्रैल की तारीख थी। आप लोगों ने इस वीडियो से पहले देखा होगा कि मैंने अखबार का एक छोटा सा टुकड़ा जो है उसकी एक स्क्रीनशॉट भी बना के डाला हुआ है। तो वो उस वक्त 10 अप्रैल 1973 को शाया होने वाले एक अखबार का टुकड़ा था कि जिसमें ये बात बताई गई थी कि 1973 का आइन जो है वो मंजूर हो गया है। वो मंजूर होना और बात थी और 14 अगस्त 1973 को इसको बाकायदा तौर पर मुल्क पर इसका इम्प्लीमेंट कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे इसके अहम निकात क्या हैं। अब अगर आप ये देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसके जो पॉइंट्स हैं ये 10 लिखे हुए हैं, तो 10 पॉइंट्स अगर हम लिखें तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ को पूरा नहीं कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हम लोगों ने गौर करनी है कि मैंने इससे पहले आपको एक स्कीम ऑफ स्टडी बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशन ये है कि यही स्कीम ऑफ स्टडी के अकॉर्डिंग बोर्ड में आएगा फाइनल पेपर। उसमें हमने ये देखा था कि चैप्टर नंबर 1 से फुल लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है। अगर फुल लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखें, अगर चैप्टर नंबर 1 में से दस्तूर पाकिस्तान का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसकी ये लेंथ जो है वो बड़ी कम होगी। इस लेंथ को हम किस तरह से पूरा करेंगे? हम इन्हीं शॉर्ट पॉइंट्स को मज़ीद एलेबोरेट करेंगे, इनके अंदर से सब हेडिंग्स निकालेंगे, इनकी भी हेडिंग बनाएंगे, इनके आगे से इनकी सब हेडिंग्स भी बनाएंगे और एक आध ऐसी भी हेडिंग होगी जो इसमें तो शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। इसके अहम पॉइंट्स कौन से हैं? दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात दर्ज झेल हैं। सबसे पहला इसका जो पॉइंट है, इसकी हेडिंग आप बनाएंगे इस्लामी आइन, क्योंकि हमारा मुल्क जो है इसका पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यानी ये मुल्क बना ही इस्लाम के नाम पर है। तो ये जो दस्तूर है इसका ये
इसकी नौइयत क्या होनी थी, यानी ये किस टाइप का होना था, ये इस्लामी नौइयत का होना था। तो इसका जो पहला पॉइंट है इसकी हेडिंग बनेगी इस्लामी आइन। दस्तूर इस्लामी नौइयत का है, कोई कानून इस्लामी असूलों के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। फिर पॉइंट नंबर 2 आ जाता है। पॉइंट नंबर 2 की जो हेडिंग है वो है वफाकी निज़ाम। अब वफाकी निज़ाम क्या है, वफाकी के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है फेडरल का या सेंट्रल का। और जब हम सेंट्रल की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटर होगा और एक होगा, मरकज़ होगा वो किसी चीज़ का। और जब किसी चीज़ का कोई मरकज़ होता है तो उसकी ब्रांचेस जो हैं वो सेवरल होती हैं, यानी एक सेंट्रल और उसका सेवरल उसकी ब्रांचेस होंगी। तो हमारा जो सेंटर होगा वो होगा जहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म या सदर बैठ के कवानीन बनाएंगे। अब उन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन किधर होगी, ब्रांचेज़ में होगी। और पाकिस्तान की ब्रांचेज़ क्या हैं, पाकिस्तान के 4 सूबे। मुल्क में वफाकी निज़ाम कायम किया गया। पाकिस्तान 4 सूबों, देखें यहाँ हमने बात की सेंट्रल की और यहाँ हमने बात की सेवरल की, बहुत सारे सब की। पाकिस्तान 4 सूबों पंजाब, सिंध, सरहद, जिसको आज नया नाम खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान और वफाकी इलाकों पर मुश्तमिल एक वफाकी रियासत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप 2 हेडिंग भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, एक वफाकी निज़ाम की और दूसरी 4 सूबों की। वफाकी निज़ाम की मेन हेडिंग, उसी के नीचे एक और पॉइंट आप बनाएं 4 सूबों का, और बाकी की जो डिटेल है वो उस हेडिंग की उस पॉइंट के साथ आप उसको एलेबरेट कर दें। पॉइंट नंबर 3 इसमें आ जाएगा, मरकज़ और सूबों में इख्तियारात की तकसीम करके सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया गया। अब इसकी हेडिंग क्या होगी, इख्तियारात की तकसीम, यानी मरकज़ में, जहाँ मैंने अभी आपको बताया कि आप उसको वफाकी निज़ाम भी कहते हैं, मरकज़ी हुकूमत भी कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ का नाम है। फ़र्क क्या है, वफाकी को इंग्लिश में फेडरल कहेंगे, मरकज़ को सेंट्रल कहेंगे। बात दोनों का एक ही मतलब है। मरकज़ और सूबों में इख्तियारात की तकसीम करके सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल किया गया, यानी सूबों को भी इंडिपेंडेंस दी गई। अगला जो पॉइंट है वो है, दस्तूर के तहत मुल्क में 2 ईवानी मुकन्नना कायम की गई। अब 2 ईवानी मुकन्नना क्या चीज़ है, ईवान बेसिकली घर को कहा जाता है, और ईवान 2 तरह के होते हैं। एक हमारे मुल्क में जो निज़ाम है वो है 2 ईवानी। 2 ईवान क्या हुए, 2 घर हो गए, एक घर बड़ा एक घर छोटा, एक घर ऊपर वाला एक घर नीचे वाला। अब जो ऊपर वाला घर है वो है ईवान बाला, बाला ऊपर वाली जगह को कहते हैं ना। तो एक हो गया ईवान बाला, और ईवान बाला का मतलब क्या है, सेनेट। सेनेट क्या है, सेनेट वो अदारा है कि जिसकी सरबराही जो है वो सदर मुमलिकत करते हैं। अब 2 ईवान है तो दूसरा ईवान भी होगा। दूसरा ईवान है ईवान ज़ेरी, ज़ेरी कहा जाता है नीचे वाले घर को। ईवान ज़ेरी का जो दूसरा नाम है वो है कौमी असम्बली, और जो कौमी असम्बली है उस अदारे को चलाने वाला सरबराह कौन है, वो है वज़ीर आज़म। अब बात रहेगी मुकन्ना क्या है। बेसिकली 2 ईवानी मुकन्ना, इंग्लिश में अगर हम इसको देखें तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इसको कहा जाता है। मुकन्ना उस अदारे का नाम होता है जो कानून साजी करता है। मुकन्ना वर्ड कानून से निकला हुआ है, तो मुकन्ना क्या हुआ, वो जो अदारा कुछ लोगों पर मुश्तमिल जो कानून साजी करता है। तो 2 ईवानी मुकन्ना क्या हो गए, 2 घर ऐसे जो कवानीन बनाएंगे, ईवान बाला ईवान ज़ेरी। ईवान बाला सेनेट, ईवान ज़ेरी मरकज़ी असम्बली या कौमी असम्बली। दस्तूर के तहत मुल्क में 2 ईवानी मुकन्ना कायम की गई। ईवान बाला का नाम, अब यहाँ पर भी आप देखें इस पॉइंट को भी मज़ीद एलेबोरेट किया जा सकता है। पहला पॉइंट इसमें ये आप बनाएंगे, हेडिंग उसकी होगी 2 ईवानी मुकन्ना। उसके बाद अगली हेडिंग आप बनाएंगे ईवान बाला। अब ईवान बाला को आप आगे क्या लिखेंगे, ईवान बाला का नाम सेनेट है, और यहाँ आप मेरी बताई हुई डिटेल को भी थोड़ा सा और इसमें ऐड कर सकते हैं कि ईवान बाला की सरबराही सदर मुमलिकत करते हैं। जबकि एक और हेडिंग अब यहाँ पर आप एक और बना लें, यानी इस पॉइंट के अंदर अब आप तीसरी हेडिंग बनाने जा रहे हैं जो है ईवान ज़ेरी की। जबकि ईवान ज़ेरी का नाम कौमी असम्बली रखा गया, और यहाँ आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि ईवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली की सरबराही वज़ीर आज़म करते हैं। अब अगला पॉइंट आ गया, अगले पॉइंट की हेडिंग होगी असम्बलियों का क़याम। असम्बलियों का क़याम क्या होता है, असम्बली में हम लोग खुद मिनिस्टर्स को चूज़ करते हैं, फिर वो अपॉइंट किए जाते हैं, फिर वो हमारे ही मसाइल जो है वो असम्बली में जाकर डिस्कस करते हैं, और सरबराह को बताया जाता है कि हमारे मसाइल क्या हैं और उनके हल के लिए वहाँ पर इक़दामात किए जाते हैं।
सूबों में सूबाई असम्बलियाँ कायम की गईं, यानी सूबों में भी असम्बलियाँ बनेंगी और मरकज़ में भी असम्बली बनेगी। सूबों के जो मिनिस्टर हैं वो मरकज़ में जाकर हमारे मसाइल बताएंगे और वहाँ से कानून साजी होगी और उन मसाइल को हल करने के लिए कवानीन बनाए जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 6 आ गया। यहाँ आप मेन हेडिंग इसकी बनाएंगे आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया, यानी अदलिया जो है वो इंडिपेंडेंट होगी और आज़ाद होगी अपने फ़ैसलों में। ठीक है, यहाँ आप लिखेंगे दस्तूर के तहत आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया कायम की गई। अब एक नई इसके अंदर सब हेडिंग आप बनाएंगे और वो हेडिंग बनाएंगे अदालत उज़्मा की। जिस तरह अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी हैं, तो दोनों कानून बनाने वाले यानी कानून साजी करने वाले अदारे, लेकिन एक का नाम कानून ऐवान बाला हो गया, एक का नाम ऐवान ज़ेरी हो गया। इसी तरह जो कोर्ट है, जो कोर्ट मरकज़ की है वो सुप्रीम कोर्ट है और उसका नाम अदालत उज़्मा है। और इसी तरह जो सूबाई तौर पर यानी कि सूबों के अंदर जो बड़ी अदालत है उसका नाम है अदालत हाई आलिया, जिसको हम हाई कोर्ट्स कहते हैं। तो यहाँ आपने मेन हेडिंग आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदलिया की बनानी है, तो सब हेडिंग भी दो बनेंगी। एक सब हेडिंग बनेगी अदालत उज़्मा की, यानी मरकज़ में सुप्रीम कोर्ट होगी, और इसकी जो सब हेडिंग नंबर 2 होगी वो है हाई कोर्ट्स की, जबकि चारों सूबों में 4 हाई कोर्ट्स होंगी जिन्हें अदालत हाई आलिया कहा जाता है, वो कायम की गई। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर भी एक मेन पॉइंट होगा और बाकी सब हेडिंग्स होंगी इसकी। पार्लिमानी निज़ाम इसकी मेन हेडिंग है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम किया जाएगा। पार्लिमानी भी निज़ाम अभी मैं आपको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करती हूँ किसका मतलब क्या है। यहाँ पर आपने जब ये लिख लेना है कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम कायम किया गया, तो फिर आपने एक सब हेडिंग इसकी बनानी है और सब हेडिंग उसकी क्या होगी, सदर मुमलिकत की। ठीक है, अच्छा, और दूसरी आपने इसमें हेडिंग बनानी है वज़ीर आज़म की। अब देखिए, निज़ाम को चलाने के लिए भी दो तरह की शख्सियत हमारे मुल्क में अहम समझी जाती हैं। एक होता है सदर और दूसरा होता है वज़ीर आज़म। सदर क्या होता है, पूरे मुल्क का जो सरबराह है वो है सदर, लेकिन हुकूमत कौन चला रहा है यानी काम कौन कर रहा है, वो है वज़ीर आज़म। सदर मुमलिकत रियासत का सरबराह होगा, जबकि वज़ीर आज़म हुकूमत का सरबराह होगा। ये इसकी आप लोगों ने सब हेडिंग 1 सब हेडिंग 2 यानी पूरे मुल्क का जो होगा हेड वो है सदर मुमलिकत, जबकि गवर्नमेंट को कौन रन करेगा, वो वज़ीर आज़म होगा। अगला जो पॉइंट है इसकी हेडिंग बनेगी वफाकी हुकूमत। वफाकी हुकूमत का मतलब हमने ऊपर तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया कि सेंट्रल काम क्या होगा, फेडरल हुकूमत किसकी होगी, और जो पार्टी अक्सरियत के साथ जीत कर आएगी उसी को जो है वो हुकूमत दी जाएगी, और जिसके वोट्स उससे कम होंगे वो अपोजिशन जमात कहलाएगी यानी हिज़्ब इख्तिलाफ कहलाएगी। जैसे कि भी हम यहाँ इसको डिटेल में पढ़ते हैं, कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल करने वाली सियासी जमात ही वफाकी हुकूमत बनाएगी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है इसकी हेडिंग होगी मुसलमान होना एक शर्त। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना लाजिम करार दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो होगा इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़। इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया गया। यहाँ एक पॉइंट आप लोगों ने और इसमें ऐड करना है अगर आप चाहें तो, वो होगा नीम इस्तवार आइन, सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वक्त और ज़रूरत के तहत ये डिसाइड किया गया कि अब अगर तब्दीली की जाएगी तो इसी दस्तूर में की जाएगी, नया दस्तूर नहीं बनाया जाएगा। तो इसको नीम इस्तवार आइन बनाया गया यानी सेमी रिजिड आइन, के वक्त और ज़रूरत के तहत कौमी असम्बली में उस मामले का मुद्दा उठाकर लोगों से राय शुमारी कर कर और जो फ़ैसला जितनी ज़्यादा अक्सरियत के साथ आएगा उसी कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, और उसके तहत इस कानून में यानी इस दस्तूर में तब्दीली ले आई जाएगी। यानी अब नया दस्तूर नहीं बनेगा बल्कि वक्त और ज़रूरत के तहत हम बात उठाएंगे, असम्बली में वोट होंगे और उसके तहत जो फ़ैसला किया जाएगा उसके मुताबिक अक्सरियत का वोट जिस तरफ जाएगा वो तब्दीली इसके अंदर लाई जाएगी। तो इसकी जगह आप एक नया पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नीम इस्तवार आइन, यानी ये ऐसा आइन है जिसके नीम इस्तवार होगा, जिसमें तब्दीली करना ना तो ज़्यादा आसान होगा और ना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग कंप्लीट हो गया।
और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके के साथ इसको करेंगे तो इंशाल्लाह इसकी जो लेंथ अभी आपको देखने में छोटी लग रही है, लेकिन जब आप इसको डिटेल से लिखेंगे, एलेबोरेट करेंगे, बताई हुई जो बातें मैंने आपको इसके हर एक चीज़ के मुतालिक डिटेल बताई है, अगर आप उस डिटेल को साथ लिख लेंगे तो आपके लिए ये लेंथ पूरी हो जाएगी। और मार्केट में बहुत से जो है ना नोट्स भी मिल जाते हैं जिसमें क्वेश्चन यही सेम इन्फॉर्मेशन होती है, थोड़ी थोड़ी सी इलेबोरेट करके लंबे क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप एक अच्छे लेक्चर के बाद प्रॉपर वे में समझ के जब क्वेश्चन को करते हैं तो आपको किसी भी नोट्स की ज़रूरत बाकी रह जाती है। अब जहाँ तक बात रह गई इसके MCQs की, तो इंशाल्लाह उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी कि जिसमें मैं आप लोगों को पूरे पूरे चैप्टर्स के MCQs बताऊंगी और उसके करने के बाद भी आपको किसी तरह से नोट्स को या किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आपको इस बुक के अंदर ही सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।